JNS ईरान वॉर ब्रीफ में आपका स्वागत है। पहले ऑपरेशन फ्रीडम और हॉर्मोज जलदमरू मध्य। इस्लामिक शासन द्वारा क्षेत्र पर अपने हमले बढ़ाने के साथ ही इस समय युद्ध में वापसी लगभग अनिवार्य लग रही है। अब ईरान युद्ध मुख्य रूप से हॉर्मोज जलदमरू मध्य पर केंद्रित है, जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम सैन्य अभियान शुरू किया है ताकि इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा बंद किए गए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक को फिर से खोला जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस अभियान में विध्वंसक जहाज, 100 से अधिक विमान, समुद्र के भीतर की प्रणालियां और लगभग 15,000 अमेरिकी सैन्यकर्मी शामिल है। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा के लिए किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मकसद है इस्लामिक रिपब्लिक का हॉर्मोज जलदमरू मध्य पर नियंत्रण हटाना, नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करना और शिपिंग कंपनियों को यह दिखाना कि वे हॉर्मोज जलदमरू मध्य से गुजर सकती हैं। इस्लामिक रिपब्लिक को बिना भुगतान, समन्वय या ऊर्जा यातायात पर नियंत्रण स्वीकार किए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, जिसमें समुद्र का कानून भी है, हॉर्मोज जलदमरू मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है। इस्लामिक रिपब्लिक को पारगमन सीमित करने, शुल्क लगाने या आवागमन को शर्तों से बांधने का कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए उसकी कार्रवाई उल्लंघन और बुरी नीयत का सबूत है। इस्लामिक रिपब्लिक इसका उल्टा चाहती है। तेहरान जलदमरू मध्य प्रबंधन में अपनी भूमिका की मान्यता चाहता है। वे प्रतिबंधों में राहत, जमी हुई संपत्तियों की रिहाई, युद्ध मुआवजा चाहते हैं और जलदमरू मध्य नियंत्रण से बातचीत में दबाव बनाए रखना चाहते हैं। रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने टोल लगाकर और जहाजों की आवाजाही सीमित कर ऊर्जा प्रवाह पर पकड़ मजबूत की है। सोमवार को गतिरोध गोलीबारी में बदल गया। इस्लामिक रिपब्लिक की सेनाओं ने जलदमरू मध्य में अमेरिकी युद्धपोतों और वाणिज्यिक जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कम से कम 6 ईरानी तेज हमला नौकाएं नष्ट किए और अमेरिकी नौसेना पर दागी गई मिसाइलों को रोक लिया। 2 अमेरिकी विध्वंसक और वाणिज्यिक जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जलदमरू मध्य से सफलतापूर्वक गुजरे ताकि जांचा जा सके कि अमेरिकी सुरक्षा में वैश्विक शिपिंग फिर शुरू हो सकती है या नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक ने शिपिंग को निशाना बनाया, जिसमें एक दक्षिण कोरियाई संबद्ध जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। अगला विषय है खाड़ी पर हमले और ऊर्जा युद्ध। इसी दौरान इस्लामिक रिपब्लिक ने हमले हॉर्मुज जलदमरू मध्य से आगे बढ़ा दिए। यूएई ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा दागी गई 15 मिसाइलों, जिनमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों शामिल थीं, और 4 ड्रोन का मुकाबला किया। एक ड्रोन हमले ने फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगा दी और 3 लोग घायल हो गए। यूएई की एडनॉक से जुड़ा एक टैंकर भी निशाना बना। फुजैरा कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है। ये गिने चुने प्रमुख ऊर्जा निर्यात मार्गों में से वन है जो हॉर्मोज जलदमरू मध्य से नहीं गुजरता। इस्लामिक रिपब्लिक हमला कर विकल्प खत्म करने और वैश्विक ऊर्जा कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिर से उस जलमार्ग पर निर्भर किया जा सके जिसे वो धमका भी सकती है और नियंत्रित भी कर सकती है। शासन ने अपने हमलों में ओमान पर भी हमला किया, जिसमें एक आवासीय इमारत पर हमले और कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। यूएई ने हमलों को तनाव में खतरनाक बढ़ोतरी बताया और जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा। कई खाड़ी और पश्चिमी देशों ने निंदा की, लेकिन न अरब लीग की आपात बैठक हुई, न निंदा, और हमलों के पैमाने के बावजूद क्षेत्रीय प्रतिक्रिया भी सीमित रही। अब बात इजराइल, लेबनान और क्षेत्रीय युद्ध की है। राष्ट्रपति ट्रंप सोच रहे हैं कि क्या रक्षात्मक रुख छोड़कर इस्लामिक रिपब्लिक की संपत्तियों पर सीधे हमला किया जाए। उनका उद्देश्य शासन को समझौते के लिए रियायतें देने पर मजबूर करना है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रणनीति गलत हो सकती है। उनका तर्क है कि इस्लामिक रिपब्लिक एक शासन अपने अस्तित्व को आर्थिक या मानवीय लागत से ऊपर रखता है और पारंपरिक दबाव का असर उस पर कम होता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ये रणनीति परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर रियायतें पाने के लिए है, लेकिन इसका नतीजा अनिश्चित है। अब इजराइल का रुख है कि किसी भी राजनयिक परिणाम में मुख्य खतरों का समाधान होना चाहिए, जिसमें परमाणु संवर्धन को पूरी तरह समाप्त करना, प्रॉक्सी आतंकवादी समूहों को समर्थन समाप्त करना और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं शामिल हैं। इजराइल समझौते का विरोध नहीं करता, लेकिन अधिकारियों को लगता है कि मौजूदा वार्ताओं से कोई समझौता शर्तें नहीं पूरी करेगा। इजरायली रक्षा अधिकारी ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के साथ सीधे संघर्ष की व्यापक पुनः शुरुआत एक वास्तविक संभावना बनी हुई है और उनका आकलन है कि कोई भी अस्थायी तनाव कम होना जल्दी ही एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अब आईडीएफ ने संकेत दिया है कि वह कई मोर्चों से अतिरिक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए तैयारी कर रहा है और उसने इसके अनुसार वायु रक्षा की तैयारियों को बढ़ा दिया है।
इसी समय लेबनान में युद्ध जारी है। इजरायली मीडिया के अनुसार हिजबुल्लाह ने मंगलवार सुबह दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों पर मोर्टार दागे। आईडीएफ द्वारा इलाके में तैनात सैनिकों के पास एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य को रोकने के बाद। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक हाल ही में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 100 से अधिक हथियारों का जखीरा बरामद किया। वहीं इससे पहले आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाकर दागे गए हिजबुल्लाह के रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजराइल इस्लामिक रिपब्लिक के प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करता जा रहा है, जबकि जलदमरू मध्य और परमाणु मुद्दे पर बातचीत जारी है। इस्लामिक रिपब्लिक में आंतरिक दमन आज की बड़ी खबर है, जो शासन के भीतर हो रहा है। वे अपने लोगों के खिलाफ भी युद्ध कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से कम 21 लोगों को फांसी दी गई है और 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई को राष्ट्रीय सुरक्षा या विरोध की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यातना, जबरन स्वीकारोक्ति और जबरन गुमशुदगी की खबरें भी आई हैं। पिछले कुछ दिनों में ही अतिरिक्त फांसी की खबरें आई हैं, जिनमें जासूसी या इजराइल से संबंध रखने के आरोपियों को भी शामिल किया गया है और न्यायपालिका ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरान इंटरनेशनल ने यह भी रिपोर्ट किया कि हिसाम अलादीन, जो 2 बच्चों के 40 वर्षीय पिता थे, की मौत सुरक्षा बलों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद हो गई, क्योंकि उन पर इंटरनेट बंदी को दरकिनार करने के लिए स्टारलिंक के इस्तेमाल का आरोप था। ये 8 हफ्तों से ज्यादा समय से चल रहा है और शासन की सूचना के प्रवाह से डर व संचार तक पहुँच के मुद्दे पर भी घातक बल प्रयोग करने की तत्परता को दिखाता है। इसी समय ईरान के अंदर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार महंगाई 70% से ऊपर है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे जनता का गुस्सा और बढ़ रहा है। विपक्षी मीडिया और कार्यकर्ताओं के मुताबिक कई ईरानी मौजूदा समय को निर्णायक मोड़ मानते हैं और मानते हैं कि सैन्य टकराव से शासन कमजोर या खत्म हो सकता है। और अंत में विदेशों में यहूदी विरोधी हमले और शासन का छद्म युद्ध। ये युद्ध केवल खाड़ी, लेबनान या इस्लामी गणराज्य के भीतर ही नहीं लड़ा जा रहा है, ये विदेशों में बसे यहूदी समुदायों तक भी फैल रहा है। यूनाइटेड किंगडम में इस हफ्ते 2 यहूदियों पर चाकू से हमला हुआ, जिसे अधिकारी यहूदी विरोधी मानकर जांच कर रहे हैं। इससे दुनिया भर यहूदी समुदायों की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। न्यूयॉर्क में कई सिनेगॉग और निजी घरों को रातों रात यहूदी विरोधी ग्राफिटी से नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें स्वस्तिक और आतंकवादी समूहों की प्रशंसा करने वाले धमकी भरे संदेश शामिल थे। इसी समय इस्लामी गणराज्य से जुड़ा एक समूह, जिसने खुद को हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया बताया है, ने यूरोप में कई यहूदी विरोधी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें यहूदी स्थलों को निशाना बनाकर की गई आगजनी की घटनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने इजरायली और पश्चिमी हितों पर और कार्रवाई की धमकी दी। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार ये दोहरा खतरा दर्शाता है। एक और ईरान से जुड़े समन्वित नेटवर्क और प्रॉक्सी हैं, जो औपचारिक रूप से एक व्यापक हाइब्रिड युद्ध रणनीति का हिस्सा हैं। प्रचार और बयानबाजी से प्रेरित अकेले हमलावरों के हमले बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि यहूदी समुदायों की सुरक्षा दुनिया भर में तेजी से बिगड़ रही है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक संघर्ष स्थानीय हिंसा में बदल रहा है। आज के ईरान युद्ध ब्रीफ में इतना ही। मैं एमिली श्रेडर हूँ। JNS को जरूर सब्सक्राइब करें और ये सुनिश्चित करें कि आप यहाँ इजराइल में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, इसकी कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।